अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि एक कंपनी है, उसके लिए सबसे मेजर जो रिक्वायरमेंट है कि उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए उस कंपनी की रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा तो जाकर उसका प्रॉफ़िट बढ़ेगा। अब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मगर उसका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो फिर आपका प्रॉफ़िट, आप रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे हैं तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है साथ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफ़िट रेट भी कम हो रहा है। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपको अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड जो टॉप मैनेजमेंट के सामने आता है कि आपकी प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग कॉस्ट एंड सपोर्ट कॉस्ट, जो कि आपको सबसे ज़्यादा, एक ऐसी प्रोडक्ट आपने परचेज करी हुई है जिसको आपने एक लाइसेंस तो आपने वन टाइम दे दिया, मगर आपको उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ईयरली पे करना पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब उसके लिए आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि यार जिसका आपको ईयरली एक्सपेंस और लाइसेंसिंग कॉस्ट कम से कम पड़े और आपको सपोर्ट भी अच्छी मिले। तो उसी के लिए Oracle KVM, ठीक है, ये क्या है, वर्चुअलाइजेशन का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं मार्केट में जिसके अंदर आपको लाइसेंसिंग कॉस्ट देना पड़ती है और फिर उसके साथ ईयरली सपोर्ट कॉस्ट भी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ती है। फीचर्स भी आपको वही मिल रहे हैं जो कि ओपन सोर्स सिस्टम के अंदर मिल रहे हैं, तो वही चीज है केवीएम। केवीएम एक ओपन सोर्स सिस्टम है जो कि आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसको आपने सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगी अगर आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप कम्युनिटी सपोर्ट पे रिलाई करते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कम्युनिटी सपोर्ट है केवीएम की, और आपको सब सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, सब्सक्रिप्शन आप नहीं लेना चाहते तो ना लें, कोई मसला नहीं है। आप, उसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और सब्सक्रिप्शन आप नहीं लेना चाहते नहीं लें, कम्युनिटी सपोर्ट पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स सिस्टम है फॉर दी वर्चुअलाइजेशन। तो इसकी डिटेल देखते हैं कि हमने इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें कवर करेंगे। केवीएम को आगे डिस्कस करने से पहले हम एक रोड मैप बता दें कि इस कोर्स में मैं आपको क्या-क्या बताऊंगा, ताकि आप तैयार हो जाएं कि इस कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो पता लगे कि भाई आप इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्चुअलाइजेशन होती क्या है, फिर आपको इंट्रोडक्शन देंगे केवीएम के बारे में, फिर हाइपरवाइजर के बारे में बताएंगे, फिर आपको केवीएम का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे कि केवीएम का आर्किटेक्चर आखिर है क्या। फिर केवीएम को आपने फिर इंस्टॉल कैसे करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब केवीएम इंस्टॉल हो गया, फिर इसको कॉन्फ़िगर करना है। फिर आपने अपनी स्टोरेज, जो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है, उसको कैसे एलोकेट, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे और केवीएम के बाद केवीएम में उसको किस तरीके से अटैच करेंगे। फिर वन ऑफ द मेजर थिंग, हम क्या करेंगे, वीएम कैसे क्रिएट करना है केवीएम के अंदर, ये देखेंगे, ठीक है। अब ये आर्किटेक्चर है RISC आर्किटेक्चर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। केवीएम के एडवांस फीचर्स को देखेंगे, केवीएम में एडवांस फीचर्स क्या क्या मौजूद हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, वीएम की रिसोर्स, आपने वीएम बना तो ली, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसकी रिसोर्स को किस तरह, मेमोरी है, सीपीयू किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। इसमें होता है डायनामिक मेमोरी एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज़ेशन, स्टोरेज की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करोगे आप इसके अंदर। सीपीयू एंड मेमोरी स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है केवीएम के अंदर, ये हम इसमें ये देखेंगे। नेटवर्क वर्ड केवीएम के अंदर किस तरह काम करता है, स्नैपशॉट कैसे लेना है, क्लोनिंग कैसे करनी है। अगर आपने एक केवीएम की वीएम की मशीन को दूसरी वीएम केवीएम के अंदर आपने माइग्रेट करना है तो वो कैसे करेंगे, बैकअप कैसे लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग रिस्टोर कैसे करेंगे। फिर आपने अपनी केवीएम को सिक्योर करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, इसमें ट्रबल शूटिंग होगी, कोई इश्यूज़ आएँगे, वो कैसे करोगे, ठीक है? अब क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है केवीएम का, वो आप कैसे करोगे? परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग ऑप्टिमाइज़ेशन केवीएम के अंदर आप वो कैसे करेंगे? ट्रबल शूटिंग, मोस्ट कॉमन इश्यूज़ जो आते हैं, वो उनके ट्रबल शूट कैसे करना है? लास्ट वन क्या होगा, आपने मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे केवीएम के। तो ये एक रोड मैप है जो कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।
अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल लिनक्स केवीएम। ठीक है। अच्छा, केवीएम थोड़ा आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, अगर हम थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन से पहले बात करते हैं, होता क्या था कि लेट्स सपोज मैंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करी। अब एप्लीकेशन मैंने बनाई डॉट नेट में, वटेवर जावा के अंदर मैंने एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन बनाने के बाद मैंने उसको अपने डेवलपर ने एप्लीकेशन, अब मेरे पास 4 से 5 डेवलपर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और एप्लीकेशन के डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर लिया, उसको डेवलप करके उनको कंपाइल किया। अब हमारा बात आती है टेस्टिंग का, हमें टेस्टिंग फेज में एप्लीकेशन लेके जानी है। अब एप्लीकेशन को टेस्ट करवाना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को कहीं डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट करने के लिए मैं किसी विंडोज़ की मशीन पर डिप्लॉय करूंगा, किसी फिजिकल मशीन लूंगा, उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करूंगा। अब अगर मैंने एप्लीकेशन, मेरी जावा बेस्ड एप्लीकेशन है और मेरी बीच में मैं ओरेकल डेटाबेस चला रहा हूँ या एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस चला रहा हूँ, तो उसके एप्लीकेशन के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मैं वो अप्लाई करूँगा। कुछ ड्राइवर्स होंगे जो कि मुझे वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेंगे जावा के लिए, या ओरेकल इंस्टॉल करने के लिए, या एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। वो प्री रिक्विजिट्स उस एक मशीन के ऊपर डिप्लॉय करूँगा। अब एक मशीन पे मैंने, एक मेरे पास जो है टेस्टिंग पर बंदा है जो टेस्ट कर रहा है, उसने फिजिकल मशीन के ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, वो टेस्टिंग करी। उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग में कोई इश्यूज आया उसके सामने, उसने अपनी हमारी डेवलपमेंट टीम को भेजे। ऐसे ही सारे काम जो है दूसरी टीम ने बताई कि यार मुझे ये इश्यूज आए, आप इसको भी सही कर दें। अब ये सारे काम करने के लिए हो सकता है कि अब इसी दरमियान पे हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मुसलसल आ रही हैं, ओएस लेवल पे अपडेट्स आ रही हैं। अब वो सारी अपडेट्स जो है अगर मैं एक फिजिकल मशीन पर रखता हूँ, अब वो मैनेज करना, यार अब हो सकता है मेरी एप्लीकेशन का वर्जन नंबर 2.16 था, 2.16 था, बाकी एप्लीकेशन का वर्जन 2.17 आ गया। अब वो एक एप्लीकेशन मशीन के ऊपर 2.16 चल रहा है, एक पे 2.16 चल रहा है, एक 2.19 चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, और हर वर्जन के मेरे अपने अपने प्रीरिक्विजिट्स हैं कि ये डिपेंडेंसीज मैंने इंस्टॉल करनी है। अब अगर ये चीज़ें मैं एक फिजिकल मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, अब होता इश्यूज क्या थे कि मैंने इंस्टॉल किया, अरे यार ये एप्लीकेशन थी, इसका तो प्री रिक्विजिट था, और जब मेरे पास क्लाइंट पे डिप्लॉयमेंट करने गया, डिप्लॉयमेंट करते हुए मुझे वहाँ पता ही नहीं हो कि यार उस वक्त तो ये मैंने डिपेंडेंसी मैंने वहाँ पे इंस्टॉल की थी, उसने बोला वहाँ पे ये डिपेंडेंसी आपने देखी नहीं। तो हो सकता है क्लाइंट साइड में इंप्लीमेंट करने जाए तो वो आप डिपेंडेंसी ओवरलुक हो जाए। ठीक है। तो इस किस्म के बहुत से इश्यूज जो थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के ऊपर आ रहे थे, लोग फेस कर रहे थे। तो अराउंड 1960 की बात करता हूँ, 1960 के अंदर आईबीएम ने फर्स्ट अपना वर्चुअलाइजेशन मॉड्यूल निकाला था मेन फ्रेम के लिए, निकाला था 1960। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वर्चुअलाइजेशन फॉर दी बाय द यूज आईबीएम। अब वर्चुअलाइजेशन, ये तो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी बाय द यूज इम्प्लीमेंटेशन बिफोर दी वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन करने से हमें फायदा क्या है क्या वर्चुअलाइजेशन? देखिए, वर्चुअलाइजेशन जैसे मैंने बताया, आपके पास फिजिकल मशीन के ऊपर आपने डिफरेंट किस्म के, आपने एक आपके एप्लीकेशन थी, उसका डिफरेंट डिपेंडेंसी थी, एक एप्लीकेशन थी उसकी डिफरेंट डिपेंडेंसी थी, वर्जन आपके पास मुसलसल चल रहे थे। अब आता है कि आपने वर्चुअल ने क्या किया, आपकी फिजिकल मशीन, जो फिजिकल मशीन थी जिस ओएस के ऊपर चल रही थी, लेट्स सपोज वहां पे ओएस चल रहा था विंडोज 10। ठीक है। आपने क्या किया, अपनी फिजिकल मशीन की एक वर्चुअल कॉपी बना ली। क्या करा, वर्चुअल कॉपी में क्या हो गया कि आपका तीन मेजर चीजें हैं एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, तीन मेजर चीजें, मेजर बात करता हूँ, सीपीयू, आपका मेमोरी और आपका हार्ड डिस्क। तो वर्चुअलाइजेशन ने ये आपको बेनिफिट दिया कि आपकी ये तीन मेजर चीजों को वर्चुअलाइज कर दिया, और अब आपको ये प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप किसी भी कोई भी चीज एक वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करो। ठीक है। उसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल मशीन पे नहीं जाएगा। ठीक है। डिफरेंट विंडो दे दी आपको, अब वीएम नंबर वर्चुअलाइजेशन वन दे दी, वर्चुअलाइजेशन टू दे दी, थ्री, अब आपको तीन किस्म की वर्चुअल बॉक्स मशीनें मिल गई। ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, आपने एक मशीन के ऊपर आपने डिप्लॉयमेंट करी। ठीक है। आपने उस पे ओएस रखा लिनक्स। ठीक है। एक पे आपने ओएस रखा आपने विंडोज, एक पे आप चला रहे हैं मैक।
तो एक सिंगल मशीन को रहते हुए आप उस सिंगल मशीन पे 3 डिफरेंट मशीन चला रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, मेरी डिपेंडेंसीज बच गई। मैं उस हार्डवेयर को रीयूज कर रहा हूँ कि डिफरेंट ओएस लेवल के ऊपर। ठीक है, अब हुआ, उससे बेनिफिट ये हुआ कि मेरे पास अगर किसी वजह से मैंने रखना है कि जी मुझे अब सेम यही चीज़ किसी और जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसी वर्चुअल मशीन की कॉपी बनाऊंगा मैं और उसको वहां इम्प्लीमेंट कर लूंगा, तो क्या हो, मेरा टाइम भी सेव हो गया। तो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट हमारे पास क्या कर रही है कि हम जो है बाय द यूज ऑफ वर्चुअल प्रोसेस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहे हैं, ताकि हम अपने उस हार्डवेयर को मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो वर्चुअलाइजेशन का इश्यूज क्या थे, और हमने फिर वर्चुअलाइजेशन कर देने के बाद हमने क्या अचीव किया। ठीक है, अब ये आती है वर्चुअलाइजेशन हमें किस किस लेवल तक मिल सकती है। वर्चुअलाइजेशन हम नेटवर्क को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सर्वर था, उस सर्वर का मैंने एक लैन कार्ड मेरे पास लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ वो लैन कार्ड भी वर्चुअलाइज हो जाए, तो मैं अपना लैन कार्ड को भी वर्चुअलाइज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी स्टोरेज, जो मेरी स्टोरेज मशीन है, कि आप उसको भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, लेट्स, मेरे पास स्टोरेज है, आईबीएम की स्टोरेज लगी हुई है। ठीक है, एज इट इज, इसको प्रोवाइड करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपकी स्टोरेज को भी वर्चुअलाइज कर देती है। ठीक है, आपका डेस्कटॉप, अब देखें ना, मेरे पास मेरी डेस्कटॉप मशीन है। अब डेस्कटॉप मशीन में मेरे पास डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामर मेरे रखे हुए हैं, 10 प्रोग्रामर रखे हुए हैं। मैं इसमें ये भी आपके सामने कर सकता हूँ कि आपके पास अगर आप 10 प्रोग्रामर हायर करते हैं, अब हर प्रोग्रामर को आपने नोटबुक दी, अब उस प्रोग्रामर के पास जाकर जी उसके सॉफ्टवेयर, अगर विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहा है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट पे काम कर रहा है, या वह जावा पे काम कर रहा है, या ओरेकल के फॉर्म डेवलप कर रहा है, तो आपकी उन चीज़ को बचा के आपने इंस्टॉलेशन परफॉर्म करना पड़ेगी। इंस्टॉलेशन करेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, एक टाइम लगेगा, आप उस पर वर्चुअल मशीन बनाए। ठीक है, वो सारी चीजें बना के ऑलरेडी पहले रखते हैं। कोई भी प्रोग्रामर आपको हायर करते हैं, उसको लैपटॉप दें, उसको दादा ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल आपको इनेबल्ड है, वो उस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल यूज करेगा, उसके बाद सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे, सब चीजें मौजूद होंगी। तो ये बेनिफिट मिल गया मुझे, मेरा टाइम सेव हो गया वर्चुअल मशीन बनाने से। ये देखें, रिस्क, बहुत सी चीजों में रिस्क अगर हम देखें तो उसको रिस्क को हम तो ओवरकम कर सकते हैं, मगर ये आपका जो है परफॉर्मेंस, आपके जो वर्क है ना, वर्कलोड को एनहांस कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस भी एनहांस कर रहा है। देखिए ना, अब अगर मैं एक पीसी के ऊपर, अब ये फिजिकल मशीन के ऊपर मैं ओएस इंस्टॉल करता हूँ, ओएस इंस्टॉल करूंगा, आपको डॉट नेट मेरा प्रोग्रामर आता है, उसके लिए विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करूंगा, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, फिर विजुअल स्टूडियो को कुछ ड्राइवर भी इंस्टॉल करने हैं, बट मैंने कई भी चीजें इंस्टॉल करनी है ना, मेरा टाइम लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है। अब यही काम मैं क्या करूंगा, एक अलग से वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ। अब वो प्रोग्रामर किसी बार रिजाइन करके चला गया, ठीक है ना, उसने वर्चुअल मशीन के ऊपर वो चला गया, उसकी वर्चुअल मशीन का मुझे पासवर्ड नहीं, तो उसकी मशीन का ऊपर एक्सेस नहीं है, पासवर्ड नहीं है, वटएवर नहीं है, तो वो मशीन मेरे लिए यूजलेस हो सकती है। किसी वजह से करप्शन हो गई, किसी वजह से हार्ड डिस्क करप्ट हो गई उसकी मशीन की, तो मेरा वो डेटा लॉस हो सकता है, मगर वर्चुअल मशीन पे ऐसा नहीं होगा। वर्चुअल मशीन की एक्सेस मेरे पास खुद की होगी, उसको मैं बैकअप भी ले सकता हूँ, स्नैपशॉट भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीजें मेंटेन कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ वर्चुअल मशीन। तो इस किस्म की चीजें, ये बंद हो गया। ठीक है, सही। तो हमारे पास क्या कर रहा है, फिर इम्प्रूव कर रहा है आपकी स्केलेबिलिटी। ठीक है, यूटिलाइजेशन इम्प्रूव कर रहा है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है बाय द यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग करनी है, तो आपको अगर डेवलपमेंट करनी है, तो उस बाय द यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन तो आपको ये तमाम की तमाम बेनिफिट्स
मिल रहे हैं। टाइप्स हमने बात करी कि स्टोरेज भी है, नेटवर्क भी है, डेस्कटॉप भी, जो आपको लास्ट बताया कि डेस्कटॉप को भी आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं कि डिफरेंट आपके डेस्कटॉप एंड यूजर्स हैं, उनके पीसीज को भी आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब आती है इसमें हमने वर्चुअलाइजेशन से केवीएम। ठीक है, केवीएम के बारे में थोड़ा सा करते हैं कि केवीएम बेसिकली क्या है। केवीएम एक कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, केवीएम कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। क्या पर्पस है आगे, पर्पस क्या है, आपके वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करना। आपको केवीएम क्या कर रहा है, आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये कुछ मॉड्यूल्स हैं कि कर्नल जो कि लिनक्स है, ये होता है इस तरीके से केवीएम कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना लिनक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, लिनक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देने के बाद फिर हम करते हैं केवीएम के कुछ सर्विसेज हैं, वो उस लिनक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर इनेबल करेंगे। तो क्या करे होगा, फिर हमारा जो लिनक्स का जो कर्नल है, एक्चुअली वो वर्चुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर एज ए वर्चुअल यूज कर सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो केवीएम बेसिकली क्या था, 2.6.20 से पहले ही होता, लिनक्स का जो वर्जन था, जो कर्नल था, इससे पहले केवीएम मौजूद नहीं था। ये इसके बाद हमारे पास आया केवीएम। ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं करना, वो मैं बताऊंगा आपको। वो भी केवीएम, केवीएम इस वक्त जो है, ओरेकल क्लाउड जो है ना, वो केवीएम पे चला रहा है ओरेकल। ठीक है, और amazon, amazon भी अपना कुछ सर्विस है जो कि केवीएम पे, अलीबाबा, अलीबाबा इनफैक्ट केवीएम पे अपना क्लाउड चला रहा है, अलीबाबा क्लाउड है वो भी केवीएम पे चल रहा है। पाकिस्तान में इनफैक्ट देखें, हमने अभी कुछ अर्से पहले कुछ पीओसी करवाए थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। देखें, बात ये आती है केवीएम के ऊपर, इनफैक्ट पाकिस्तान में देखे है ना, तो लोग अभी केवीएम को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं आई है। ठीक है, लोग अभी होता क्या है, देखिए इसकी पर्पस क्या है, मतलब लोग क्यों जाना पसंद नहीं करते। केवीएम एक है वीएमवेयर, इशू क्या है, वीएमवेयर की मार्केट के अंदर सपोर्ट बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी आपको मिल जाती है कई किस्म के। पाकिस्तान में देखें, लोग ज्यादातर वीएमवेयर सबको पता है। ठीक है ना, तो इस वजह से एक लोगों को एक फियर है कि यार ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नहीं, आपको केवीएम जो है ना, देखिए सबसे बड़ी चीज है केवीएम जो है ना, ओपन सोर्स है। सबसे बड़ी चीज है वो, केवीएम आपको ओपन सोर्स है, और केवीएम आपको वो तमाम की तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो कि वीएमवेयर प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है ना, ना कोई नहीं, कोई केवीएम के तो 100% फ्री है। केवीएम के लिए आपको क्या करना है, देखें केवीएम को लेने के, अभी आगे पढ़ते हैं केवीएम पे। केवीएम को पूरा बताऊंगा, आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। केवीएम को लेने के लिए आपने क्या, लिनक्स, जो लिनक्स है, लिनक्स आप ले लें, ओरेकल लिनक्स इंस्टॉल करें आपके पास, उसके बाद सिर्फ केवीएम का आरपीएम आता है, आपने इंस्टॉल करें, केवीएम चलना शुरू हो गया। कोई लाइसेंस, कोई कोई सॉफ्टवेयर, कुछ परचेस की जरूरत नहीं। आरपीएम है, एक आर दो आरपीएम से आप इंस्टॉल करेंगे, केवीएम इनेबल हो गया। ठीक है, सिंगल मशीन पे करें, क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर बन जाएगा आपको। इसका फायदा ये है कि ये आपका ऑन टॉप ऑफ लिनक्स कर्नल है, लिनक्स कर्नल के ऊपर है। तो लिनक्स तो आपको वैसे ही पता है ओपन सोर्स है, तो वो जब वो ओपन सोर्स है तो आपको सिर्फ ये, मगर सिर्फ ये होगा, आपको एक सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप देखें, अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम एक्सपर्ट कर सकते हैं, तो
और आपको अगर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो आप कम्युनिटी गूगल वगैरह इन तमाम सपोर्ट पे वहां से सपोर्ट ले लें। आप चाहते हैं नहीं यार मुझे कोई डेडिकेटेड टीम चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, तो वो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी फॉर ओनली फॉर सपोर्ट, फॉर नॉट फॉर लाइसेंस। ठीक है। अच्छा, ये सारे सारे वर्जन हैं लिनक्स के, केवीएम के। केवीएम के इस पर लास्ट जो चल रहा है 6 है, तो के 22 से लेकर 25 तक करंट वर्जन जो है 6 चल रहा है। स्टार्ट होता है जो ये लिनक्स का कर्नल, लिनक्स कर्नल का वर्जन है 2.6.0। इससे पहले का जो वर्जन था 2007 से पहले का जो वर्जन था उसके अंदर केवीएम सपोर्टेबल नहीं था। ये कर्नल के जो इतने वर्जन आए लिनक्स के, इनके बाद से केवीएम जो है सपोर्टेबल हो गया है। अच्छा, अब आती है केवीएम की वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करें तो देखें, ये एक छोटा आर्किटेक्चर क्या बता रहा है कि आपका फिजिकल हार्डवेयर होगा, ठीक है। उस फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कि आपका लिनक्स होगा, और लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। उस लिनक्स के टॉप के ऊपर आपने केवीएम इंस्टॉल करना है। केवीएम आ गया, केवीएम के ऊपर ये आपकी वर्चुअल मशीन है। एक अंडरस्टैंडिंग है कि केवीएम वर्चुअलाइजेशन काम करती कैसे। फिर ये आपकी वर्चुअल मशीन है, लिनक्स की वर्चुअल मशीन है, विंडोज की है, डिफरेंट किस्म की वर्चुअल मशीन आप इसके ऊपर बना सकते हैं। वो क्या कर रहा है, केवीएम, केवीएम कम्युनिकेट कर रहा है आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कर रहा है, आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। हम्म, हाँ, अगर आप वो अपडेट करेंगे, देखिए कर्नल, अगर आपका कर्नल अपडेट हो रहा है तो केवीएम भी आपका अपडेट होगा। केवीएम क्या आपके कर्नल के ऊपर है ना। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लेट्स सपोज आपका लिनक्स 8 था, आप आपको लिनक्स 9 पे लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो आप उसका कर्नल अपडेट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपको ये होगा कि आप एक अलग मशीन पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये तो आरपीएम है ना। जब आरपीएम इंस्टॉल करोगे तो आरपीएम आपका अपडेट होगा, आप आरपीएम अपडेट करोगे तो अब लिनक्स का आरपीएम अपडेट हो जाएगा, वैसे आपका कर्नल भी केवीएम भी अपडेट हो जाएगा। उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देखिए वही आप होस्ट के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, वीएम तो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना, वो तो अपना अलग चल रहा है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, वो तो वीएम अलग बनी हुई है। वीएम को कंट्रोल कौन कर रहा है, केवीएम कर रहा है। तो केवीएम हो गया उसके हाँ के देखें, अगर लेट्स सपोज आप, हाँ हाँ हाँ, आर वीएम पे कुछ नहीं होता, वीएम पे कोई इंपैक्ट नहीं, वो तो आपकी अलग चल रही है। लिनक्स, ओरेकल लिनक्स। हम्म, कौन सी मशीन, वीएम्स। हाँ हाँ, लाइसेंसिंग का इफेक्ट हो सकता है, वो एक अलग चीज है। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि उसको अपग्रेड करने पर, देखें आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो 2022 था लेट सपोज, और आपने लिनक्स आप 22 था, और आपने ऊपर जो विंडोज इंस्टॉल करी वो 2016 इंस्टॉल करी, वो तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है ना, लाइसेंसिंग समथिंग डिफरेंट बात है। ठीक है, आप जो बात सवाल कर रहे हैं कि अगर लेट्स सुपर मैंने होस्ट मशीन को ओएस को अपडेट कर दिया, ओएस अपडेट करने के बाद मुझे क्या लिनक्स के ऊपर जो मेरी वीएम क्या उसके ओएस भी अपडेट करना पड़े, आपका ये सवाल है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें ये देखो हो सकता है जब आप अपडेट कर रहे हो तो इन वीएम को, जो वीएम अगर क्लस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन वीएम को किसी मशीन पे ले जाएं, ये वीएम से आप किसी दूसरी मशीन पे ले जाएं, और इस मशीन पे आप अपना होस्ट अपना अपडेट करें, केवीएम अपडेट करें, दोबारा इस मशीन में दोबारा लेके आ जाएं। ठीक है, अब वो बात आती है लाइसेंसिंग। हाँ, लाइसेंसिंग पे अगर कोई ऐसी बॉर्डर बात है तो वो एक अलग चीज है।
ठीक है, कि आप कहते हैं यार 2022 के ऊपर आप केवीएम का लाइसेंस चला सकते नहीं, तो ऐसा तो कुछ मकसद है वीएमवेयर में भी नहीं है। वीएमवेयर में कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सही है। हाँ, हाँ, सही है। तो अगर आप लेट्स सपोज कोई भी अगर ओएस का वर्जन अपडेट कर रहे हैं, तो कोर तो आपके उतना ही है ना। अगर आपकी 20 कोर की मशीन थी, उस 20 कोर की मशीन पे आपने 2016 से 20 कर दिया उसको, तो कोर तो वही है ना। तो लाइसेंस मॉडल तो आपने चेंज भी नहीं किया, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज किया है। ये तो ओपन सोर्स है। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर बात करें तो इस तरीके से जो है ना केवीएम काम कर रहा है। अच्छा, अब बात की केवीएम बेसिकली क्या है। आपको फुल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कर रहा है केवीएम, क्या कर रहा है, एक प्राइवेट आपके हार्डवेयर को, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, नेटवर्क कार्ड को वर्चुअलाइज कर रहा है। ठीक है, आपके अच्छा इसमें दो है, इंटेल और आपका एएमडी। ठीक है, ये दो किस्म के हार्डवेयर को केवीएम सपोर्ट करता है। ठीक है, इनके ऊपर इन इन हार्डवेयर को आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ केवीएम्स। ठीक है। अच्छा, अब ये आता है थोड़ा सा, अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि केवीएम्स इस पे पर काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहला जो मॉड्यूल है जो कि आपको पता है, लिनक्स का कर्नल। ठीक है, लिनक्स के जो कर्नल सबसे पहला इसका है kvm.co। कोर केवीएम केवीएम का मॉड्यूल है, जिसका काम है कि कॉमन वर्चुअलाइजेशन लेयर क्रिएट करना। वर्चुअलाइजेशन की लेयर क्रिएट करना है कि आपकी जो कि जितने भी आपके हार्डवेयर हैं, आपकी मशीन सीपीयू वटेवर, आपकी मेमोरी है, उनको वर्चुअलाइज करना इस कोर मॉड्यूल का काम है, मेन कंपोनेंट से। इस मेन कंपोनेंट्स के नीचे दो कंपोनेंट आते हैं जो कि वेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे इंटेल का है या एएमडी है। ठीक है, अगर आप इंटेल का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए है kvm_intel.co। ठीक है, ये इसके अम्ब्रेला के अंडर में आता है। मेन जो है जो कि हम दो काम कर रहा है लिनक्स कर्नल के साथ, जो काम कर रहा है वो है kvm.co। ठीक है, ये कोर मॉड्यूल है लिनक्स केवीएम का। ठीक है, उस कोर मॉड्यूल के अंडर अम्ब्रेला के अंदर जो सेकंड मॉड्यूल आता है वो आता है इंटेल का। इंटेल है या आप प्रोसेसर एएमडी यूज कर रहे हैं तो वो वेंडर स्पेसिफिक होता है कि अगर आपने वो फिर अगर इंटेल वीटी का है आपका हार्डवेयर का सपोर्ट है, तो वो वाला वाला आपका उसका मॉड्यूल चल रहा होगा। या आपका एएमडी का है तो वो वाला मॉड्यूल चल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ था वही हमने डिस्कस किया, केवीएम आपका क्या है, एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, आपके लिनक्स कर्नल के ऊपर डिप्लॉयड है। ठीक है, टर्न द लिनक्स सर्वर इनटू द हाइपरवाइजर। अब केवीएम क्या कर रहा है कि आपके लिनक्स कर्नल को हाइपरवाइजर में कन्वर्ट कर रहा है। आगे हाइपरवाइजर भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज हाइपरवाइजर। सही है। सही है। देखिए, आप ऐसे समझें, आपने लिनक्स मशीन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आप लिनक्स मशीन के अंदर रूट फाइल सिस्टम बना दें। मैंने कहा 100 GB का रूट फाइल सिस्टम रख लेते हैं, हो गया। 100 GB का रूट फाइल सिस्टम ले, मैंने स्वैप कह दी 10 GB की स्वैप रख लो। जैसे लिनक्स अभी मैं केवीएम की बात छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं लिनक्स से सॉल्यूशन करता हूँ, मैं 100 GB का रूट फाइल सिस्टम ले लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जाते हैं, जो वो खुद करता है वो कर ले। ठीक है, ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट आपके लिनक्स की मशीन इंस्टॉल कर ली, सब हो गया। ठीक है, अब आपने उस पर इंस्टॉल किया केवीएम। अब केवीएम की इंस्टॉल करें, अब उसकी अपनी वीएम बनेगी, बनेगी वीएम। अब आप क्या कर सकते हैं, लिनक्स, नहीं नहीं, केवीएम के अंदर वीएम वीएम बनाएंगे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। केवीएम आपने इंस्टॉल कर लिया, आरपीएम इंस्टॉल होगा, आपका केवीएम आपका वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब उसके अंदर आपने बनानी है वीएम, बना ली है ना। उसकी अपने स्टोरेज चाहिए होगी। अब आप क्या करें, उसी होस्ट मशीन के ऊपर एक फाइल सिस्टम माउंट कराएं।
उसके ऊपर स्टोरेज माउंट कराएं। ठीक हो ये बात? लेट्स सपोज मैंने एक फाइल सिस्टम माउंट कराया है स्लाइस डेटा के नाम से। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। स्लाइस डेटा का फाइल सिस्टम माउंट कराया मैंने अपनी होस्ट मशीन के ऊपर। उसका साइज दे दिया 1 टेराबाइट, 1 टेबी। ओके। अब मैंने केवीएम इंस्टॉल करी, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने केवीएम इंस्टॉल किया और फिर मैंने उस पर आके वर्चुअल मशीन बनाई। मैंने बोला ये वर्चुअल मशीन बनाओ। वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा पूल, स्टोरेज पूल। ठीक है, स्टोरेज पूल डिफाइन वहां बताऊंगा यार ये स्टोरेज पूल ये वटेवर है, इसको तुम जो स्लैश डेटा फाइल सिस्टम बनाया है ना मैंने, इसके अंदर बना दो। ठीक है, इस स्टोरेज स्लैश डेटा के अंदर जाके बना दो। और उसके अंदर मैंने बोला मेरी वीएम जो वीएम बनाने चाह रहा हूँ उसकी वीएम का नाम ये दे दो। तो वो क्या कर रहा है, स्लैश डेटा के अंदर जाके उस वीएम की स्टोरेज एलोकेट कर देगा। ठीक है, और फिर होस्ट मशीन पे मैंने सीडी रोम जो मेरा आईएसओ रखूंगा, आईएसओ भी अपनी सीडी रोम वहाँ पे रखूंगा। तो उसी होस्ट से आईएसओ उठाएगा, जब वीएम क्रिएट करूंगा तो उसी स्टोरेज को रखते हुए वहाँ पे फाइल बनाएगा और मेरी वहाँ पे वीएम बना देगा। अब ऐसी 3 4 5 6 वीएम बना सकता हूँ मैं। यहाँ तक है मैं एलवीएम, अगर अब मेरा जो कि लिनक्स के ऊपर मैंने एलवीएम बनाया है, उस एलवीएम को भी लिनक्स पे जो मैंने बनाया है उसको भी अपनी केवीएम पे लेके अटैच कर सकता हूँ। कौन सी? हाँ हाँ हाँ, सैन भी कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसको अभी हाँ ये क्लस्टर भी बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे आप ई एक्स आई पे क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही सेम क्लस्टर यहाँ बन जाएगा आपको। केवीएम डिफरेंट मशीनों पर इंस्टॉल करें। ठीक है, डिफरेंट आपको लगभग 4 मशीनें आपकी, 4 मशीन में आप केवीएम इंस्टॉल करें, उन 4 मशीनों को मिला के आप क्लस्टर बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ केवीएम। ठीक है, तमाम मशीनें में जाएगी और फिर इसका एक अलग कंट्रोलर है, उसको यूज करते हुए सारे के सारे वो केवीएम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओ वर्ड के नाम से होता है, उसको सारी सारी मशीनें उससे कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक आपकी मशीन जैसे आपका वीएमवेयर में होता है कि ऐसा ही होता है कि लेट्स सपोज वो किसी मशीन पर होती, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही चीज आपको यहाँ पे क्लस्टरिंग मिलेगी। ये तक कि जो स्टोरेज मैंने बता रहा हूँ आपको, आप कोई आप एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट कर लें इसके साथ। ठीक है, आपकी वो स्टोरेज वहाँ अलग चलती रहेगी, कोई मसला नहीं। आप वहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज भी डालते हैं, आप अपनी सैन कनेक्ट करना है सैन भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जिस तरीके से लिनक्स पे काम करते हैं ना, लिनक्स में सैन कैसे कनेक्ट करते हैं? 5 मशीन। सही है, सही है। देखें, सैन तो आपका शेड है ना, शेड है। आपके जो सैन की डिस्क है फिर आप शेड स्टोरेज बनाओगे। नहीं देखिए, आपने ओरिकल अगर अब मैं बात करूं ओरिकल रैक इंस्टॉल किया आपने कभी? ओरिकल रैक में क्या होता है, एक होता है एएसएम ओरिकल रैक में। ठीक है, आपकी डिस्क है, आपने स्टोरेज से शेड कराई, शेड डिस्क बनाई, वो आपकी डिस्क के ओवरऑल तीनों पांचों की पांचों मशीनों पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके रहते हुए आपने क्लस्टर फाइल सिस्टम बनाया। ठीक है, अब वो क्लस्टर फाइल सिस्टम बनाओगे तो वो क्लस्टर फाइल सिस्टम हर मशीन में नजर आएगा। ठीक है, वो क्लस्टर फाइल सिस्टम हर मशीन पर नजर आएगा। वो किसी ऐसा नहीं होगा आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मशीन में चला दूं मैं, ऐसा नहीं होगा। वो क्लस्टर फाइल सिस्टम है ना, वो हर मशीन पर नजर आएगा। जैसे एएसएम है, ओरेकल एएसएम आप यूज करते हैं, तो ओरेकल एएसएम आपको ओरेकल की दोनों नोट में नजर आ रहा था, ऐसा ही है, तो वो सी यहाँ भी होगा। हाँ, या इसका अपना है। हाँ, उसमें क्या आपको पता है, स्टोरेज पूल। जब स्टोरेज पूल बनाऊंगा ना मैं, उस स्टोरेज पूल के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा यार मेरी ये स्टोरेज उठा के लेकर आ जाओ। अब वो स्टोरेज पूल मेरे क्लस्टर में सब जगह नजर आएगा। ठीक है, तो वो इसी तरीके से जिस तरह आप वीएमवेयर में काम करो वैसे ही केवीएम पे काम करेंगे। रेड को बुला। अच्छा, अच्छा, अब आता है केवीएम का मॉड्यूल। क्या कर रहा है कि आपका लिनक्स कर्नल को हाइपरवाइजर में कन्वर्ट कर रहा है, केवीएम का मॉड्यूल क्या कर रहा है। अच्छा, अब इसमें आता है जो पैकेज आता है कीमो।
बेसिकली इसका काम ये है कि इम्यूलेटर है, यूजर स्पेस इम्यूलेटर का बेसिकली काम ये है कि आपके जो हार्डवेयर है ना, उसको वर्चुअलाइज कर रहा है यूजर के लिए कीमो एज ए इम्यूलेटर। तो इम्यूलेटर का हम जैसे यूज करते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ज़्यादातर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं। अब मैंने कोई बनानी है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने एंड्रॉयड के ऊपर बनाया, अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, तो क्या करता है, मुझे पूरा का पूरा मोबाइल एक वर्चुअलाइज बना के दे देता है। उसके अंदर मैं अपना जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, वट क्या कर रहा है वो, मेरे पूरा का पूरा हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके दे रहा है। ठीक है, तो कीमो का काम यही है, एक इम्यूलेटर प्रोवाइड कर रहा है यूजर को, आपको केवीएम, ताकि केवीएम आपके हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सके, सीपीयू, डिस्क, स्टोरेज, ठीक है, रैम, इन तमाम को कंबाइन करके कीमो बेसिकली हमको उसकी इम्यूलेटर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक सेकंड कंपोनेंट है आपका केवीएम का। ठीक है, अच्छा, ये दोनों मॉड्यूल हमने बात की कि कर्नल के दो जो मॉड्यूल थे, जो केम जो मेन मॉड्यूल है केवीएम को है, ठीक है, जो कोर मॉड्यूल है जो वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ये दो जो है वेंडर स्पेसिफिक मॉड्यूल हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी कीमो क्या कर रहा है, हार्डवेयर को इम्यूलेट कर रहा है, कीमोस करता है। बाकी सेकंड लास्ट वन आता है जो वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है, इरेगुलर लिनक्स प्रोसेस के। इसमें ये होता है कि आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे केवीएम के अंदर, वो एक उसका अलग प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। पीएस माइनस एफ करेंगे तो उसका एक अलग प्रोसेस बन जाएगा। हर जितनी वीएम बनाते जाएंगे उसका अपना अपना प्रोसेस जो है आपको केवीएम की मशीन के ऊपर जहाँ आपने अपने बनाया है वो आपको वहां नजर आता रहेगा। बोले। हाँ, हर मशीन का अपना प्रोसेस बन जाएगा। हर हर अपनी अपनी प्रोसेस आईडी होगी इसकी, हर वीएम का अपना प्रोसेस आईडी दिखा रहा होगा। आप किल कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, आपको उसको मेंटेन इस तरह यहाँ से ये आपको बेनिफिट मिलेगा, हर मशीन का अपना प्रोसेस जनरेट हो जाएगा ओएस लेवल के ऊपर। यही हमने डिस्कस किया। देखें, ये आप कुछ पूछ रहे थे। वीएम, हाँ, बाद में देखें उस पर हम लोग क्लस्टर पहले इंस्टॉल कर लें, क्लस्टर इंस्टॉल कर लें, हम उसको क्लस्टर का पार्ट बना लें। मतलब पहले जैसे हम केवीएम इंस्टॉल सिंगल पे करेंगे, तो आप ऐसे क्लस्टर पे केवीएम इंस्टॉल कर लें और उस पर वीएम बनाना शुरू कर दें। तो वो आपकी जिस, अब उसमें ये होता है कि आप चाहते हैं कि यार ये वीएम मेरी इस फिजिकल मशीन पर रहे, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो जैसे आपका वीएम वेयर में भी होता है कि आप चाहते हैं कि ये वीएम मेरी इस फिजिकल मशीन के ऊपर होगी, ठीक है, तो वो आपकी फिजिकल मशीन पर रहेगी। तो फिर अब वो आपको ये भी होता है कि लेट्स सपोज फिर वो किसी लेट्स सपोज एक फिजिकल मशीन डाउन होती है, और वो सेकंड फिजिकल मशीन पे उतनी कोर मौजूद है या नहीं है, तो वो फिर उसी फिजिकल मशीन में शिफ्ट कर देगा। अगर वो फिजिकल मशीन पे वो चीज़ें मौजूद नहीं, तो वो भी फेल स्विच नहीं कर सकेगा। मगर आपने वो चीज़, आप जब क्लस्टर डिफाइन कर रहे होंगे, तो वो आपने खुद डिफाइन कर देखना पड़ेगा कि आपके क्लस्टर पे अगर एक मशीन 10 कोर की है, एक मशीन आपकी 5 20 कोर की है, या एक कोई 30 कोर की है। अब अगर आप 20 कोर की मशीन के ऊपर अगर कोई वीएम चला रहे हैं जिसकी कोर आपने लेट्स पर आपने दी 15 कोर है, ठीक है, और आपकी सेकंड मशीन है उसकी 10 कोर की मशीन है, तो वो शिफ्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है बाकी मशीनें उस पर डिस्टर्ब होंगी। तो ये चीज़ें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर होंगे क्लस्टर, तो उसके बेस पे करेंगे, जो वीएमवेयर पे आपको मसले मसाले होते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको बेस के देखते हुए आपने वो डिफाइन करना पड़ेगा। यही सारा आता है, इंट्रोडक्शन में आता है केवीएम को, जो मैंने आपको बताया, ये इसका जो मेन मॉड्यूल है, इसका बेसिकल पर्पस क्या आता है कि मैनेजिंग कर रहा है वर्चुअल मशीन को इनसाइड ऑफ कर्नल के अंदर, ठीक है, और इसका काम है कि आपके जितने सीपीयूज हैं, जो वर्चुअल सीपीयूज हैं, उसको जो फिजिकल जो रियल सीपीयूज हैं उनके साथ जो है ना मैनेज करना, ठीक है, मैप करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रिलेशनशिप। और ये है कि इसका क्या है कि दो दो मॉड्यूल्स हैं, आखिर में बता रहा है कि आपको केवीएम डॉट इंटेल और केवीएम डॉट एएमडी, इन दोनों का इज अ पार्ट ऑफ केवीएम को। इन दोनों को अगर आपने इसका प्रोसेस चेक करना है, एलएस मोड ग्रैब केवीएम, तो आपको केवीएम अंडरस्कोर इंटेल, अगर इंटेल का प्रोसेस है तो केवीएम अंडर इंटेल के अब प्रोसेस आ रहा होगा, अगर एएमडी है तो केवीएम अंडरस्कोर एएमडी के नाम से आ रहा होगा प्रोसेस आपको। तो ये इस तरीके से आप केवीएम का जो मेन कर्नल है, जो मेन जो आपको केवीएम का जो मेन कर्नल मॉड्यूल है, वो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, मतलब देखें
नहीं उसमें कोई मसला नहीं, उसमें लिनक्स अब मतलब देखें, उसमें ये हो सकता है कि आपको जो दोनों का मॉड्यूल जो है ना इंटेल का है, हाँ आरपीएम आरपी देखो वो तो आप लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं ना, मगर ये है कि वो अगर जो सपोर्टेबल है वीएम की, वीएम वेयर सपोर्टेबल है, इंटेल का मॉड्यूल हो, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। बाकी वो तो लिनक्स चल रही है ना, वो लिनक्स के बेस पे काम कर रहा है, वो आरपीएम खुद ही लिनक्स केवीएम पे बात कर रहा है, तो वो उसके लेवल पे कर रहा है, मगर वो केवीएम सपोर्टेबल होनी चाहिए। यही जो आपको मैंने बताया कीमो, कीमो बेसिकली यही काम कर रहा है कि आपकी जो बेसिकली रन कर रहा है आपको कंप्यूटर को वर्चुअल मशीन, डिपेंड द रियल कंप्यूटर विद सीपीयू, pretend to be a real computer with its CPU, memory, disk and etc. ठीक है, कि इज अ पार्ट ऑफ pretend to be the hardware to your virtual machine। ठीक है, इसका काम यह है कि आपके CPU को वर्चुअलाइज करना, मेमोरी को वर्चुअलाइज करना, हार्ड डिस्क को वर्चुअलाइज करना, ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क ग्राफिक्स कार्ड है उनको वर्चुअलाइज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कीमो की, कीमो का प्रोग्राम की। अच्छा देखें, अब हमने देखा कि वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है, फिर हमने बात करी केवीएम चीज़ है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज दी हाइपरवाइजर। ठीक है, बेसिकली हाइपरवाइजर एक जस्ट लाइक अ मैनेजर है, जिसका काम यह है आपके हार्डवेयर को में वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर देना। ठीक है ना, आपके हार्डवेयर को वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर देना, मतलब मेरा ये पीसी है, मेरा ये पीसी है, उस पीसी को वर्चुअलाइज कर देगा। ठीक है, उसकी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देगा। दिस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपके हार्डवेयर मतलब लेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर लेयर बना रहा है जो कि वर्चुअलाइजेशन एनेबल कर रहा है, मेन काम यही कर रहा है सारा कुछ, क्योंकि वो कौन कर रहा है, हाइपरवाइजर कर रहा है। दो किस्म के हाइपरवाइजर्स होते हैं, बेयर मेटल एंड होस्टेड। अच्छा, बेयर मेटल और होस्टेड में क्या है, देखें आप एक हार्डवेयर मशीन लेते हैं, ठीक है, हार्डवेयर मशीन के ऊपर आप ओएस इंस्टॉल करते हो। ठीक है, ओएस इंस्टॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, आपके हार्डवेयर को मैनेज करना। ठीक है ना, इनपुट लेता है आपके हार्डवेयर से काम करवा के आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना, ये आपका सारा का सारा हार्डवेयर, आपका सीपीयू मेमोरी, उसको मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो एक टी ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपरवाइजर दो टाइप के बात कर रहे थे हम, तो टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन क्या है, बेयर मेटल है कि जो कि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे चल रहा है। ठीक है, इसमें VMware ESXi है भी है, जो कि आपको डायरेक्ट हार्डवेयर पे चल रहा है, उनको ये आपका एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम कर रहा है। ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा काम भी कर रहा है और आपकी मशीनों को मैनेज कर रहा है, तो इस वक्त इसको टाइप वन बेयर मेटल हम कह सकते हैं। ठीक है, टाइप टू में ये होता है कि आपने अपने पहले आपका हार्डवेयर था, उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देने के बाद आपने वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, तो दिस इज द टाइप टू हाइपरवाइजर हो जाता है। अच्छा, केवीएम के बारे में भी थोड़ा सा ये आता है कि बहुत सी मामला में देखा जाए तो केवीएम को मैं देखूं, तो केवीएम मेरा हार्डवेयर के बाद मेरा लिनक्स कर्नल आता है, और लिनक्स कर्नल का मेरा पार्ट है केवीएम। ठीक है, और उसके बाद मेरा और मगर मैं ये भी देखता हूँ तो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप और भी बहुत से काम कर रहे हैं, आपके और भी बहुत से स्केड्यूल्स चल रहे हैं,
तो देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आप उसको टाइप 2 भी कह सकते हैं, टाइप 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सी इन मामलों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि आप क्लैरिटी नहीं होती, मगर क्योंकि आपका जो केवीएम है डायरेक्ट कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इस वजह से हम इसको बात करते हैं। अगर लेट्स सपोज अब मैं लिनक्स में से बाकी चीजें हटा दूं उस होस्ट में मशीन पे से, कि उस होस्ट मशीन पे मैं बाकी कोई काम करता ही नहीं हूँ, सिर्फ मेरा केवीएम का काम होगा, तो मैं उसको कह सकता हूँ टाइप 1। अगर मेरी कोई दूसरी एप्लीकेशन भी उस पर डिप्लॉयड है, ठीक है ना, तो फिर वहां पे वो टाइप 2 फिर परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, तो वो चीजें वो परफॉर्मेंस देखेंगे तो उस टाइम आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उस होस्ट मशीन के ऊपर आप और कोई चीज ना रखें जहाँ पे आपका केवीएम चल रहा है। ठीक है, तो केवीएम जैसे यहाँ पे लिखा है कि केवीएम एक्ट एज ए टाइप 1 हाइपरवाइजर है। तो जैसा भी आपके सामने स्क्रीन आ रही है, देखिए जैसे VMware है, माइक्रोसॉफ्ट का भी सॉफ्ट है, वर्चुअल बॉक्स है, ये आपके क्या है, टाइप 2 हाइपरवाइजर्स हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन यही आता है आपको जो पिक्चर में, ये है कि फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर के बाद आ गया आपका हाइपरवाइजर, और हाइपरवाइजर के बाद आपकी यह सारी वीएम्स बनी हुई है। तो हाइपरवाइजर बेसिकली क्या यही काम कर रहा है, इट जस्ट लाइक अ मैनेजर है, आपके फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहा है वीएम बनाने के लिए। यही यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, टाइप 1 बेयर मेटल है, हाइपरवाइजर मौजूद है, आपका यूजर 1 यूजर 2, और टाइप 2 के अंदर आता है कि आपका हार्डवेयर है, होस्ट ओएस है, यहाँ आपका हाइपरवाइजर आ गया, उसके बाद आपके यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स आ गई। यही अब देखें हाइपरवाइजर की अगर मैं देखा जाऊं तो हाइपरवाइजर के तीन से चार बेसिक काम हैं। इसका काम याद आएगा, हाइपरवाइजर क्या कर रहा है, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को वर्चुअलाइज कर रहा है वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा ये कि आपकी जितनी वर्चुअल मशीन को आपने कितनी उसको प्रोसेसर डिफाइन करे हैं, कितने डिफाइन करने हैं, ठीक है ना, उसको कंट्रोल भी कौन कर रहा है, आपका हाइपरवाइजर कंट्रोल कर रहा है। जी, थिन और थिंक, थिंक एक्स्ट्रा। हम्म, हाँ कर सकते हैं। सही है, बना दी। बना। इसमें यह है बलून। बलून का एक काम यह है कि लेट सपोज मेरे पास फिजिकल मशीन थी 100 GB की, ठीक है, 100 GB की फिजिकल मशीन पे थी मेरी। अब मैंने वीएम बनाई, एक वीएम बनाई मैंने 80, एक बनाई मैंने 50 GB की, एक मैंने बना दी 70 GB की। ठीक है, 70 GB की। अब इसको मिला के 120 हो गया ना, तो एक्स्ट्रा हो गया बस। तो बलून इसमें एक ऑप्शन है जो आपको इनेबल हो जाएगा, उसका काम यह है कि वो क्या करता है, वीएम से मेमोरी एक दे देगा अपने पास, सेकंड वीएम को दे देगा, और फिर वो होस्ट को भी अप्लाई करता रहेगा। तो वो बलून का आगे पढ़ेंगे परफॉर्मेंस में, तो ये ऑप्शन मौजूद है। वो यही काम कर रहा है बलून, वो 10 लेके बलून ये करता है कि जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है ना वीएम को, वो अपने पास वो लेता है, और आप होस्ट से लेकर वीएम को दे देगा। अगर किसी और वीएम से लेगा तो उससे खींच लेगा। ठीक है, सेकंड वीएम को प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारी चीज। हम्म, सही है। अपना मैनेज कर, बिल्कुल मिल जाएगा। जो मैं आपको बलून का ऑप्शन बताया उससे हम ये भी कर सकते हैं, ओवर प्रोविजनिंग भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, बस इतना नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें से यही चीज मैं आपको बताऊं, इसमें होती है हार्ड पार्टीशनिंग, एक होती है सॉफ्ट पार्टीशनिंग। ठीक है, सॉफ्ट पार्टीशनिंग जैसे VMware है, VMware सपोर्ट करता है सॉफ्ट पार्टीशनिंग। सॉफ्ट पार्टीशनिंग ये है कि लेट सपोज मैंने एक VM को 4 कोर दी, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसकी रिक्वायरमेंट थी वो 4 कोर से 5 कोर पे आ गया, 5 से 6 पे आ गया, 10 कोर पे भी चले गया, और दूसरी VM से लेते हुए रिक्वायरमेंट। अब लेट्स सपोज मेरा कोई एंड ऑफ डे चल रहा है, एंड ऑफ डे मेरा मेरा दिन के टाइम पे चलता नहीं है, उस वक्त मेरा CPU जो रिक्वायर्ड था, 3 कोर का रिक्वायर्ड था, CPU चल रहा है। मगर जब मेरा
रात को 10 बजे एंड ऑफ द डे चलता है, तो मेरा उस पर सीपीयू की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो VMware सॉफ्ट पार्टीशन क्या, वो अपनी मेमोरी को, अपनी कोर को बढ़ा लेता है। ठीक है। हार्ड पार्टीशनिंग में ये होता है कि हम उसको फिक्स कर देते हैं कि यार 10 कोर दिया ना, 10 कोर से बाहर नहीं जाना आपने। ठीक है। 10 कोर से आपने बाहर नहीं जाना, इस 10 कोर के अंदर ही रहना है। ये चीज हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम लाइसेंसिंग की बात करता हूँ, ओरिकल लाइसेंसिंग। ऑर्टिकल लाइसेंसिंग जैसे सॉफ्ट पार्टीशनिंग पे, अगर आपका कोई वीएम चल रही है, सॉफ्ट पार्टीशनिंग यूज कर रही है, तो ऑरिकल उसमें ये कहता है कि आपकी जो वीएम के ऊपर आपने जो कोड दिया है ना, ऑरिकल कहता है मैं उसको नहीं मानूंगा। जो आपकी फिजिकल मशीन की जो कोर है, मैं आपको आपको लाइसेंसिंग उसके ऊपर करना पड़ेगी। हार्ड पार्टीशनिंग में ये होता है कि आपको ऑरिकल को एक्सेप्ट करता है, जो कि आईबीएम का एल्पार भी करता हो, केवीएम में भी योग मिलेगा। ठीक है। वो ये कि आपने जितनी वीएम को कोड दिए, जो आपने कोर वीएम को दिए, आपने उतने का लाइसेंस लेना पड़ेंगे। तो ओरेकल का ओवीएम है, ओरेकल का अपना प्रोडक्ट है। केवीएम को ओरेकल सपोर्ट करता है, तो ओरेकल इसकी इसकी लाइसेंसिंग को भी मानता है। और आईबीएम का एल्पार उसको भी एक्सेप्ट करता है। मगर वीएम वेयर है, वीएक्सआई है, इनको ओरेकल नहीं एक्सेप्ट करता। वो कहता है इसकी लाइसेंसिंग आपने करनी है, तो आपको मुझे फिजिकल के बेस के ऊपर लाइसेंस के पैसे देने। रिस्क और सिस्क। और मैं आई डोंट नो, मैं इसको देख लूंगा, आप देख लेंगे कोई मसला। रिस्क और सिस्क देख लेते हैं, कोई मसला। यार देख लो, लिख लो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपका। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, रेस को सेस के सब वो देख लेते हैं। सेस बेस है, लाइसेंस क्या हो सकता है। ठीक है। वैसे केवीएम के अंदर देखेंगे तो केवीएम की लाइसेंसिंग ये है कि आप जो वर्चुअल मशीन में लाइसेंस लिए, वो आपको वहां से मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ये आता है तीसरा नंबर, अगर आप कोई भी किस्म की चेंजेस परफॉर्म करेंगे वीएम लेवल के ऊपर, तो उसका सेकंड दूसरी वीएम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। इसको कंट्रोल करना भी हाइपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है। डेटा रेप्लिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं। सॉफ्ट पार्टी, हार्ड पार्टीशनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लाइसेंसिंग। वो जो लाइसेंसिंग में बता रहा हूँ ना, वो आपको उसी के ऊपर मिलेगा आपको। वो मैक्सिमम कोर आप डिफाइन कर देंगे ना, मैक्सिमम, तो उतने पे जाएगा। नहीं नहीं, वो मैक्सिमम जो ना डिफाइन किया उतने पे जाएगा। जो आपने मैक्सिमम कोड डिफाइन कर दिए, मैक्सिमम कोड आपने 10 कोड डिफाइन कर दिए। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर को ये हार्ड पार्टीशन पे ही चलता है। हाँ। बलोनिंग वो मेमोरी के नहीं है। नहीं नहीं, वो मेमोरी के नहीं है। ठीक है। और फिर हम इसको हम एज ए कंसोलिडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा रेप्लिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरवाइजर्स को, और कंसोलिडेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट मशीन्स को हमने कंसोलिडेट करना है, या हम अब डिफरेंट हार्डवेयर मौजूद हैं, डिफरेंट वीएम फिजिकल मशीन थी, मैं चाहता हूँ कोई एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर दूँ, अगर मेरी ईज ऑफ मैनेजमेंट हो, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये थे जितने भी हाइपरवाइजर थे, वीएम वेयर, EXI है, वेस्टवेयर है, ये सारे सारे योग्य हाइपरवाइजर्स मौजूद हैं। अब आते हैं केवीएम के जो बेनिफिट्स हैं। आपका आता है नो लाइसेंसिंग है, सपोर्टिंग है, इंटीग्रेशन विद लिनक्स है। ये अब आएंगे। सही है। नो लाइसेंसिंग है, सिंपल मैनेजमेंट है। अच्छा, इंटीग्रेटेड विद लिनक्स है, विद एग्जिस्टिंग टूल है, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर भी है, इंप्रूव डिजास्टर रिकवरी है, एंड सिस्टम बैकअप भी कर सकते हैं। और सबसे आखिर आती है कम्युनिटी सपोर्ट। जितनी आपको कम्युनिटी सपोर्ट आपके है लिनक्स की, तो वो आपको कम्युनिटी सपोर्ट आपको केवीएम की मिलेगी।
ये केवीएम का आर्किटेक्चर। हाँ बिल्कुल, जो लिनक्स के पैच आते हैं ना, वो पैच लगाएंगे, वो केवीएम पे लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि केवीएम का अलग से पैच आ रहा है। ये आपका लिनक्स अच्छा चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आपका केवीएम काम कर रहा है, तो वो केवीएम के साथ ही है। ये आर्किटेक्चर में हमने डिस्कस किया, कहते हैं कि लिनक्स का कर्नल है जो कि बेस वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। कीमो हमने देखा कि कीमो बेसिकली कि एमुलेशन लेयर प्रोवाइड करिए डिवाइस मॉडल को मैनेजमेंट के लिए। अब ये लिवर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, एक एपीआई है। इसका काम यह है कि आप और इसकी कीमो जो आपकी जो केवीएम के टूल्स है ना, उनको सॉफ्टवेयर की चीजें एक्सपोज करना कि ताकि वो बाकी जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सके। ये एक लाइब्रेरी है, वो लिव वर्ड एक लाइब्रेरी है जो कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस, प्रोग्रामिंग एपीआई एक्सपोज करा दिए केवीएम ने। वो बाकी जो उसकी दूसरे भी जो टूल्स है ना, ग्राफिक्स टूल होंगे या उसको सीएलआई टूल है, वो उन एपीआई को यूज करते हुए केवीएम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये लिव वर्ड बेसिकली क्या है? एक मिडिलवेयर समझ लें, एपीआई है जो कि आपके मैनेजमेंट टूल्स को वर्चुअलाइजेशन की प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और फिर वर्ड मैनेजर है, वर्ड मैनेजर के थ्रू हम, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, केवीएम मशीनें बनाएंगे। ठीक है, बाय द यूज ऑफ वर्ड मैनेजर। ये सॉफ्ट मतलब आप ना लिनक्स फॉर्म में लिखेंगे वर्ड मैनेजर तो टूल खुल जाएगा, वहाँ पे हम वीएम क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे स्नैपशॉट बना सकते हैं, क्लोनिंग करेंगे तो वहीं से नेटवर्क करेंगे। तो इसके बेस पे सारे काम कर सकते हैं। यही एक आर्किटेक्चर में आता है। देखें, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद आपका केवीएम है। केवीएम के बाद हमने ये देख लिया कि अब ये आर्किटेक्चर इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पे आता है हार्डवेयर लिनक्स है, लिनक्स के साथ देखें ये लिनक्स के साथ ही केवीएम है। इस वजह से हम इसको कहते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद ये कीमो है जो कि आपके आपके हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहा है। फिर ये लिव वर्ड, ये एक लाइब्रेरी है जो कि ये आपकी जो वर्चुअलाइजेशन को इस्तेमाल करने की लाइब्रेरी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सपोज हो रही है। लिव वर्ड और ओविड, ये जो मैंने आपको बताया ना ओविड, ये ओविड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लस्टर को के वीएम को एक्सेस कर सकते हैं। और वर्ड मैनेजर के थ्रू उस सिंगल मशीन की वीएम को एक्सेस कर सकेंगे। ओविड के थ्रू हम सेंट्रलाइज क्लस्टर की मशीन को एक्सेस कर सकेंगे। फिर ये आपका गैस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपकी अदर टास्क आ जाती हैं यहाँ पर उधर। ये एक सिंपल डायग्राम है आर्किटेक्चर जो कि ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो आप जब केवीएम इंस्टॉल करेंगे तो वो तो केवीएम का पार्ट है, वो खुद ही इंस्टॉल होगा। हाँ देखें, एक मशीन पे किया, आपने केवीएम इंस्टॉल करेंगे, केवीएम इंस्टॉल के जो जो आरपीएम है उसमें लिव वर्ड मैनेजर का आरपीएम भी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर वर्ड मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाएगा, लिव वर्ड भी इंस्टॉल हो जाएगा, कीमो भी इंस्टॉल हो जाएगा, सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। और ओविड नहीं होगा, ओविड का भी अलग आरपीएम है, जब क्लस्टर्स बनाएंगे तो ओविड उसके नहीं आएगा। वो तो मैं अब देखिए क्लस्टर, देखिए अगर मेरी क्लस्टर मशीन है तो मैं ये कर सकता हूँ, एक एक मैनुअल मशीन बना लूँ। ठीक है, देखें आपके डिफरेंट केवीएम चल रही हैं, उसको आपने एक मैनेजर, जैसे आपका वीएम पे भी एक मैनेजर बनाते हैं ना, इसका ही मैनेजर बनेगा। वहाँ पे ओवरहेड डालेंगे, उस मैनेजर के ऊपर जाके आपने बाकी सारी की फिजिकल मशीन उसमें ऐड करेंगे, वो सिर्फ मैनेज कर रहा होगा। अगर लेट्स सपोज ओवरहेड की मशीन डाउन भी हो जाती है आपकी, तो मशीनें फिजिकल मशीनें चलती रहेंगी। चीजें कराते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब ये आता है हमारे पास, आर्किटेक्चर तो हो गया, अब आता है कि ये हमने इंस्टॉलेशन के लिए, इसे एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, इंस्टॉलेशन में देखते हैं। तो उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए सबसे चेक करूँगा कि मेरा जो सीपीयू है जो मौजूद है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, केवीएम सपोर्टेबल है नहीं है, उसके लिए ये मेरे पास प्रोसेसेस हैं। ठीक है, फिर इंस्टॉल करने केवीएम के पैकेजेस हैं, इंस्टॉल एंड वर्ड व्यूअर। ये इंस्टॉल करूंगा तो मेरा केवीएम, ये दो मेन पैकेजेस हैं, इंस्टॉल करूंगा मेरा केवीएम इंस्टॉल हो जाएगा।
फिर उसके बाद एक सर्विस है लिव वर्ड डी की। लिव वर्ड डी की मेन सर्विस होती है जो केवीएम की सर्विस है, इसको मैं इनेबल करूंगा और फिर इसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लिव वर्ड डी ये मेन केवीएम की सर्विस है क्योंकि ये केवीएम को चला रही है लिव वर्ड डी के नाम से। फिर उसके इसको वेरीफाई करने के ना वर्ड होस्ट वैलिडेट करूंगा तो मैं ये मुझे वैलिडेट कर देगा कि मेरी केवीएम की इंस्टॉलेशन जो है वो सही है या नहीं है। और बाकी जैसे कि ये है कि मैंने अगर कोई वीएम क्रिएट करनी है तो क्रिएट वीएम वर्ड इंस्टॉल की कमांड। ये ये अच्छा देखें, ये तो हो गई, ये आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी आपकी लिनक्स टर्मिनल के ऊपर। लिनक्स का टर्मिनल ओपन करूंगा मैं, लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद ओपन टर्मिनल करके ये एक्टिविटी मैं वहां परफॉर्म करूंगा। ठीक है, जब मेरा वहां पे केवीएम इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद तो मुझे अगर लेट्स वो वीएम को मैनेज करना है तो वर्ड इंस्टॉल के थ्रू मैं वीएम को ये कमांड लाइन के थ्रू मैं इसके थ्रू इसको क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने वीएम की लिस्ट देखनी है। हाँ, वो भी जीआई भी दिखा दूंगा कोई, ये यहाँ सीएल ऐसे ही अब कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट ऑल के थ्रू इसको तो आपको आपके वीएम की लिस्ट दिखा देगा, इसको स्टार्ट स्टॉप करना है वहां से कंसोल तक स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और आपने उसका कंसोल चेक करना है, वर्ड लिस्ट कंसोल, आपका वीएम का नाम देंगे तो उसकी कंसोल खुल जाएगा उस पर्टिकुलर वीएम का। तो ये यहाँ से देखें, ये पूरा आरपीएम है, सारे आरपीएम कैसे इंस्टॉल करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ से आरपीएम पूछेगा आपसे, ये सारी चीज़ें, ये उसका सॉफ्टवेयर है जो उसको वैलिडेट करेगा, मतलब ये वही टूल जो चलाएगा वैलिडेट करने के लिए, आपको यहाँ से बता देगा ये चीज़ें वैलिडेट हो गई हैं। अच्छा, अच्छा अब ये जैसे मैंने बात की वर्ड मैनेजर। वर्ड मैनेजर क्या है, जीयूआई इंटरफेस है। वर्ड एस एच सी एल आई है। ये भी क्या है, वर्ड इंस्टॉल की भी सी एल आई है, इसको वीएम क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। वर्ड व्यूवर से इसका हमने कंसोल देखना है तो वर्ड व्यूवर से वो देखता हूँ। कॉकपिट, कॉकपिट इसमें यह है कि एक तो ये है कि विद इन आपका वीएम के अंदर मैं वर्ड मैनेजर दिखाया मैंने आपको, तो उसके तो वहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। कॉकपिट मेरा जीयूआई बेस है, मतलब मेरा ग्राफिकल बेस है। ग्राफिकल मतलब वेबसाइट पे वेब पेज पे ओपन करूंगा तो मेरा बाकी कॉकपिट वो मुझे वो वेब जीयूआई प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां से भी मैं वीएम क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। वर्ड टॉप की इसकी अगर आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है तो वर्ड टॉप के थ्रू मॉनिटरिंग कर दिखाएगा, हर आपकी जो वीएम है उसमें कितना सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी इस्तेमाल, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्लोन भी अगर आपने करना है तो बाय द यूज ऑफ वर्ड क्लोन की यूटिलिटी के थ्रू, सीएलआई के थ्रू उसकी वर्ड की क्लोनिंग भी कर सकते हैं। एक ओविड है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने आपको बताया एंटरप्राइज ग्रेड वर्चुअलाइजर मैनेजमेंट, ये एंटरप्राइज लेवल के इस्तेमाल करते हैं, ये आपको क्लस्टर मेंटेन करना है तो ओविड के थ्रू आप वो कर सकते हैं। ये ही कुछ कंपैरिजन है VMware EXI के ऊपर देखा जाए तो ये ओपन सोर्स है, वो बेयर मेटल टाइप हाइपरवाइजर पार्ट ऑफ वेबवेयर है, मतलब ये आपको ओपन सोर्स है, कर्नल के ऊपर है, कर्नल के साथ इंटीग्रेटेड है। लाइसेंस में आया था ये फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस है, और वही आता है प्रॉपर्टी है ये इसकी वेमवेयर की प्रॉपर्टी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म ये लिनक्स प्लेटफॉर्म है, वो VMware की प्रॉपर्टी वो उसके नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसका उसका अपना कर्नल है। इसकी मैनेजमेंट लिववर्ड मैंने आपको बताया, लिववर्ड है, वर्ड मैनेजर है, ओविड है, कॉकपिट है, सीएलआई, ये इसको मैनेजमेंट के टूल्स हैं। वैसे ही वेस्टफेयर के अपने सीएलआई के टूल्स होंगे। सपोर्टेड गेस्ट है, लिनक्स है, विंडोज़ है, सोलरस है, बीएसडी है, मैक है, लिमिटेड, बाकी इसमें वो सारे सारे सब सपोर्टेड गैस आपको मिल जाएंगे। लाइव माइग्रेशन सपोर्ट है। ठीक है, लाइव माइग्रेशन आप इसमें भी कर सकते हैं, वर्ड एसेस भी कर सकते हैं, ये सारी लाइब्रेरीज हैं जिसके बाद यूज तो आप लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं। लाइव माइग्रेशन आपको VMware के अंदर ही मौजूद है। स्टोरेज इसमें आती है सी कॉ क्यू कॉ क्यू कॉ टू, रॉ, आईएसआई, एनएफएस, सीएफजी और क्लस्टर एफएस। जो आपका आप बात करते हैं ना अदनान कि क्लस्टर कैसे बनेगा, तो ये क्लस्टर एफएस है। ये क्लस्टर बनाने के लिए ये फाइल सिस्टम है, तो ये भी सपोर्टेबल है। आपने वो क्लस्टर एफएस के थ्रू आप क्लस्टर फाइल सिस्टम क्रिएट करें और आपको क्लस्टर फिर वो आपको हर जगह नजर आ जाए, विजिबल होगा। तो ये भी आप सारी चीजें देखें, इसमें जितने भी काम आप जो लिनक्स में कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे होंगी। लिनक्स को सिक्योर करने के लिए ऐसी लिनक्स है
ऐसे लिनक्स इसके लिए भी आपको सपोर्ट, आपको इसको सिक्योर करने के लिए मौजूद है। तो इसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर, कोई थर्ड पार्टी टूल लेने की मुझे जरूरत नहीं है। जो जो काम मैं लिनक्स में कर सकता हूँ वो सारे काम मुझे केवीएम पे मिलेंगे। वेंडर सपोर्ट है इसमें, कम्युनिटी ड्रिवन सपोर्ट है। सपोर्ट अगर आपने किसी स्पेसिफिक वेंडर से सपोर्ट लेनी है तो वो आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप कम्युनिटी सपोर्ट से रिलाय करते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये इसका एक कंसोल आएगा, जब भी देख लेंगे। इस तरीके से कंसोल आता है एक्सेस करने के लिए इसको। ये मेन पेज है, इसके अंदर इसको हेल्थ चेक आपको दिखा देगा कि जी आपका सिस्टम अप टू डेट है या नहीं है, सीपीयू कितना आपके होस्ट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। लेफ्ट ये इसका जो है कॉकपिट, जो मैंने आपको बताया था, ये वो कॉकपिट का इंटरफेस है वेब बेस। ठीक है, ये एक वीएम क्रिएट करना है, वो ऐसे ही देखें यहाँ पे वीएम क्रिएट करने के मोशन आ रहा है का वीएम मैंने नई वीएम क्रिएट करनी है तो क्रिएट न्यू वीएम करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन करूँगा, इंस्टॉलेशन मैंने को इसका जो है आईएसओ डिफाइन करनी है, वहाँ से इसको आईएसओ डिफाइन करते हैं मैं इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। इंस्टॉलेशन कर देने के बाद देखें ये इसी तरीके से कंसोल यहाँ पर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये कंसोल में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये उसके प्रॉब्लम इसको कंसोल ही मुझे मिल जाएगा। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है तो उसी को मैं इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। ये अब अगर मैंने ये विद इन अ वीएम इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ये वो स्कैन ऑप्शन है, ये लिनक्स हम वहाँ पे इंस्टॉल किया था।